कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रिक नाम के लड़की को देखते हैं जिसका एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रेनिंग चल रहा होता है। वो एकदम मरने की हालत में होता है और इसके जो भी टीचर्स हैं वो इसकी और तारीफ करे जा रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं कि वाह, ये तो पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है और इसीलिए वो अब ई रैंक का टेस्ट आराम से निकाल पाएगा। मैं अभी तुम लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग ऐसा मानते कि एडवेंचरर बनने के लिए तुम लोगों को कम से कम जवान होना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम बूढ़े होगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्किल कम होगा। लेकिन रिक का उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो एक इंट्रेंस एग्जाम देने वाला है जो कि होता है एक एफ रैंक का, और फिर वो अपना लेवल बढ़ाना चाहता है। फिर वो अपना फॉर्म फिलअप करने जाता है। वो फॉर्म फिलअप करने जाता है तभी वो उसे पहचान लेती है और बोलती कि तुम रिक सेनपाई हो ना, मैं तुम्हारे साथ पहले काम करती थी, मेरा नाम एलिसा है, 2 साल पहले हम साथ में काम किया करते थे, लेकिन तुम अचानक से चले गए थे एक एडवेंचरर बनने के लिए और मुझे तब ज्यादा सरप्राइज हुआ जब मैंने सुना कि तुम एडवेंचरर बन गए हो। फिर वो बोलता है कि हाँ, जब तुम 30 साल के हो जाओ और फिर एडवेंचर बनने का शुरुआत करो तो ये सोचने ही वाली बात। नॉर्मली लोग तो एफ रैंक बनना बचपन में ही शुरू कर देते हैं, फिर 2 साल में ई रैंक एडवेंचरर बन जाते हैं। और एलिसा उससे पूछ रही होती है कि तुम पिछले 2 साल से कर क्या रहे थे। तब वो बताते कि मैं बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और बोल रहा था ओ क्या मेरे साथ चलोगी तुम, हाँ अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा उसे परेशान कर रहा होता है। तभी वो बोल रही होती है कि नहीं, मुझे बहुत काम करना है, लेकिन फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर रिक आता है और बोल रहा होता है कि अब चलिए, अब हम लोग को कहीं और जाना चाहिए। और वो उस बंदे को पकड़ के उसके पेट पर एक हाथ रखता है अपना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो कुछ समय में बात करते करते ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पर ये सब देख के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, कहाँ से इतना शोर आ रहा है। रूल नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी से पियो। फिर वो उसको गुड लक बोलती है और उसका रैंक नंबर दे देती है ई रैंक टेस्ट के लिए। उसका रैंक 4242 होता है। फिर वो अंदर से बाहर आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं रेनेट नाम की लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया। तभी वो बोलता है कि हाँ, माफ करना, तुम इंतजार करवाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके हाथ में इतना पावर था कि जिस बंदे पे उसने हाथ रखा था उसका स्टील का जो आर्मर था वो भी अंदर से टूट गया था। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक फॉर्मर ए रैंक एडवेंचरर है जो कि वांटेड है, और ये अपने मन में बस सोच रही होती है क्या उसके हाथ में इतनी ताकत थी। टेस्ट का पहला राउंड शुरू होता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिस्टल बॉल को जिसके ऊपर अपना हाथ रखना होता है और वो उसी के हिसाब से जलेगा जितना उसके अंदर मैजिकल पावर होगा। सबके पास एकदम अच्छा खासा पावर होता है, कोई का सी कोई का डी लेवल। तभी वहाँ पर रिक आता है, अपना हाथ उसके ऊपर रखता है, लाइट थोड़ा सा ही जलता है। तभी वो बोल रहा होता है कि ये तो F- है। यहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, भाई एक तो वो बूढ़ा हो गया है, ऊपर से इतना कम स्कोर। तभी हम लोग देखते हैं उसके जाने के बाद वो बॉल एकदम से टूट जाता है। दूसरी राउंड शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्माइली बैग है बहुत बड़ा। सबको वो बोल रही होती है कि तुम लोगों को ना अपना फोर्स एक साथ इकट्ठा करना है और इस पे हमला करना है, ये तुम्हारे सारा का सारा हमला को अब्सॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर रिक को हम लोग देखते हैं उसको कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर उसके मास्टर जो है उसका ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये गोल्डन स्माइली को तोड़ना होगा, लेकिन वो बोल रहा होता है कि मैं तो कैसे तोड़ूंगा, ये तो एक ड्रैगन के दांत के बराबर मजबूत है। तभी वो एक हाथ से ही उसे तोड़ देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम आज से इस पे 50,000 पंच मारोगे रोज और इसका तोड़ने का प्रैक्टिस करोगे। वो समय नर्क से कम नहीं था। अगला नंबर होता है 4237 का, जो कि भाई पहले ही आते हुए पूरा फ्लेक्स कर रहा होता है। मेरी ताकत दिखाने का वक्त आ ही गया आखिर। तो ये वही है ड्यूक का बेटा जिसके बारे में सब बात कर रहे होते हैं। हाँ, वो 11 साल का है पर कहते हैं उसके पास C- रैंक का बराबर का मैजिक है। तभी दूसरी तरफ हम उसे देखते हैं, उसका फ्लेक्स रुक ही नहीं रहा था भाई। वो कुछ भी करे लेकिन सब चीज में फ्लेक्स कर रहा होता है। वहाँ पर एक पता नहीं आग का गोला अपने हाथ में लाता है, उसके बाद बोल रहा होता है लेवल 3 नेचर कंपोज मैजिक फ्लेम एलिमिनेट। तभी उसकी तरफ वो फेंकता है, वो एक छोटा सा था। इसको देख के तो रिक भी शॉक हो जाता है। तभी लोग देख के ये शॉक हो जाते हैं कि भाई ये इतना छोटा बच्चा ये वाला मैजिक कर रहा है, ये तो सच में एक जीनियस है। दूसरी तरफ रिक सोच रहा होता है कि वो सच में एक लेवल 3 नेचर कंपोज ब्लेज मैजिक है। तभी इसको फिर से फ्लैशबैक आता है और यहाँ पर उसकी दूसरी मेंटर होती है, वही वाला अटैक कर रही होती है जो उस बच्चे ने किया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो उससे मुश्किल से ही बच पाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि जब ये लेवल 3 का था तब वो कितना लेवल का था। और यहाँ पर देखते कि रिक जो है वो अपने आप को कमजोर समझ रहा होता है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि ये जो दोनों ब्लेज मैजिक होते हैं वो दोनों एक ही है, लेकिन इसने कंप्रेस करके उसको छोटा करके ज्यादा पावरफुल बनाया होगा। ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी बच्चा है। वहाँ पर सभी अपना पावर टेस्ट कर रहे होते हैं एक एक करके। तभी यहाँ पर देखते हैं कि रिक का भी बारी आ गया है। रुको, इसमें लिखा हुआ कि तुम 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनने की शुरुआत कर रहे हो, क्या ये सच है? और हाँ, सबको मैं बता दूं ये अभी 32 साल का है, क्योंकि ये जब 30 साल का था तभी इसने एडवेंचरर बनना शुरू किया था, लेकिन इसने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग किया है ये 2 साल में। तभी रिक बोलता है कि हाँ। तभी वो बोल रहा था कि अगर तुम अपने मैजिक को जवानी में ही ट्रेन नहीं कर पाए तो अब धीरे धीरे तुम तो बूढ़े होते जा रहे हो, तो अब तुम क्या करोगे? और तुम्हारा मैजिक कैपेसिटी मेजरमेंट का रिजल्ट भी बहुत खराब है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ कि तुम अभी यहाँ से पीछे हट जाओ। सभी लोग वहाँ पर हाँ बोलने लगते हैं। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है इसके लिए, अब मैं यहाँ पर पीछे नहीं हट सकता। अपने मन में सोचते हुए कि ये सच है कि मैंने इतना लेट से शुरू किया, लेकिन इसमें क्या गलत है, मैं अभी से भी एक एडवेंचर की शुरुआत कर सकता हूँ। किसी भी उम्र में कोई भी इंसान कुछ भी शुरू कर सकता है। और ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा कस के उसको पे पंच मारता है। वो जैसे ही उसको पंच करता है उसके 4 चीथे उड़ जाते हैं भाई। इसको देख के सभी कोई शौक हो जाते हैं। तो हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है ये खराब था क्या। फिर हम वही फ्लेक्स करते हुए आदमी को देखते हैं, वो बोल रहा होता है
अपने मन में कि ये क्या है भाई, ये कौन सा इंसान है, उसने तो मेरी इज्जत ही लूट ली। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी असली स्पेशलिटी तो डिफेंस मैजिक है, तो जब हमारी डिफेंसिव एबिलिटी की टेस्ट होगी तब मैं उसे सब चीज दिखाने वाला हूँ। तीसरे टेस्ट में हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा वाला वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर सभी कोई शॉक हो जाते हैं और ये सोच रहा होता है कि मैं भी उस लेवल 4 नेचर कंपोज्ड मैजिक को नहीं रोक पाता। और ये तभी रिक का जो अपोनेंट होता है वो भी उसकी तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि वो कमाल का था। तभी रिक बोलता है कि शुक्रिया, मैंने डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल किया था। फिर उसका एग्जामिनर जो उसका ओपोनेंट है वो उससे बोल रहा होता है कि ठीक है, तुम अपना डिफेंसिव को और लेवल अप करो, क्योंकि मैं इसके बाद लेवल 1 से ज्यादा का फायर मैजिक तुम पे यूज करने वाला हूँ। तभी वो बताता है कि बस मैं लेवल 1 का ही डिफेंसिव मैजिक यूज कर सकता हूँ, उससे कोई भी ऊपर लेवल का नहीं कर सकता हूँ। एग्जामिनर उससे पूछता है कि तुम लेवल 1 को कंट्रोल इतना अच्छा से कर पाते हो, लेकिन फिर भी तुम इससे ज्यादा का नहीं कर पाते। लेकिन रिक उससे बोल रहा होता है कि आप मेरी चिंता मत करो, आप अपना लेवल बढ़ाओ और मुझ पे हमला करो, मैं उससे डिफेंस करने का ट्राई करूंगा। उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती लगता है, इस कारण वो उस पे फिर से बहुत बड़ा वाला फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। वो इस बार एकदम से लेवल 5 का क्रिस्टल बनाता है और उस पे बहुत ही ज्यादा कस के हमला करता है। वो धमाका से वहाँ पर एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट होता है, इधर उधर का जितना भी शहर था उस पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नाइट जो है वो अपने घोड़े ऊपर खड़ा हुआ होता है, मतलब बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ। नाम सल्वेस्टर होता है। वो अंदर आता है और पूछता है कि ये सब क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की असिस्टेंट होती है, वो उससे बताती है कि एफ रैंक के एक एडवेंचरर ने उस स्लाइम बैग को एक हाथ से ही तोड़ दिया और फिर एक लेवल 5 नेचर मैजिक को उसने लेवल 1 से रोक दिया। वो उसका रिपोर्ट देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका रिटन टेस्ट चल रहा होता है। अभी टेस्ट खत्म होने के बाद वो रेनेट से मिलता है। वो उससे पूछती है कि कैसा गया है रिटन एग्जाम। मुझे यकीन है कि मैं परफेक्ट स्कोर करने वाला हूँ, एक फॉर्मर ऑफिसर क्लर्क को कम मत समझो। फिर वो बताती है कि तुम्हारे पास तो 14 साल का एक्सपीरियंस है ना। लेकिन फिर वो बोलता है क्या मैं प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाऊंगा। तभी वो बताती है कि तुम उसका चिंता मत करो, तुम उसको आराम से निकाल पाओगे, तुमने आखिर इतना मेहनत किया पिछले 2 साल में। तो फिर बोलता है कि हाँ, पर मुझे F- मिला मैजिकल कैपेसिटी के लिए। तुम वहाँ कॉमनर ओ, तुम तो वही चमत्कारी बचे हो, तुम्हारा नाम क्या था ना। मैं मार फ्रीद यारिमीत हूँ भाई, पता नहीं क्या क्या नाम मेरे को समझ में नहीं आता भाई, मैं इसको फ्रीद ही बोलूंगा। क्या हुआ, तुम खो गए हो क्या, बेचारा बच्चा। चलो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को खोज देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मेरा मजाक मत बनाओ, मैं इस टेस्ट में अपना जीनियस पना दिखाना चाहता था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। और मैं इस टेस्ट में मैं एक शानदार डेब्यूट करने वाला था, पर तुम मुझसे ज्यादा हाईलाइट हो गए। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और बोलती कि तुम फ्रीद चांद को रुलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसके पास जाकर चिपक चिपक कर रोने लगता है। वो उससे बोल रहा था क्या ये तुम्हारी बहन है। तभी वो बोलती कि हाँ, मैं एंजेलिका हूँ और मैं हाउस ऑफ डायरमीट की सबसे बड़ी बेटी हूँ। वो 40 साल का बुड्ढा मुझे परेशान कर रहा है। ओए मैं 40 का नहीं, अभी 30 का ही हूँ। फिर ये लोग का ऐसे ही बहस चल रहा होता है। फिर उसकी बहन बोलती है कि तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना ग्लव्स निकालती है, उसकी तरफ फेंक देती है। तभी वो बोलता है कि तुम नोबल लोगों को ना ये नहीं पता कि कितना मेहनत लगता है कपड़े धोने में, और वो उसे उठा लेता है। उसके बाद रेनेट बोलती है कि इसका मतलब तुमने भी इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तुमने उसका ग्लव्स उठाया। तभी वो बोलती है कि हाँ, तुमने मेरा ग्लव्स उठाया ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब वो भाई नोबल फैमिली से आती है, तो उसने पूरा का पूरा एक स्टेडियम ही बुक कर लिया होता है जहाँ पर वो लोग का लफड़ा चालू हो गया है। यहाँ पर वो लोग का फाइट होने वाला है। फिर एंजेलिका बोलती है कि जो भी जीतेगा वो हारने वाला है उसका नौकर बनेगा जिंदगी भर के लिए, जब तक उसकी मौत ना आ जाए। उसे मारो, उसे मारो। हाँ, मैं उसे अच्छे से सजा दूंगी। रेनेट उसने कहा कि वो नाइट ऑफ द रियल्म की 2nd क्लास की नाइट है। हाँ, नाइट ऑफ द रियल्म किंगडम के शांति के रक्षक होते हैं। एक नाइट 2nd क्लास बी रैंक एडवेंचर का लेवल का होता है। बी रैंक? तुम हाई लेवल मॉन्स्टर को तो अकेले ही हरा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक एफ रैंक हूँ, अभी एडवेंचर बनाओ, मैं इससे नहीं लड़ सकता। मैं कहाँ फंस गया भाई। उस केस में अपनी ट्रेनिंग को याद करो जो तुमने पिछले 2 सालों में की है। वो इतना ज्यादा पिछले 2 साल में ट्रेनिंग किया है कि उसको सोच के ही वहाँ पर पसीना आने लगता है और वो गिर जाता है भाई। पर तुम अब नर्वस नहीं हो, है ना? प्लीज अपने आप पर ज्यादा यकीन रखो। वो पार्टी जो कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रॉन्ग होने का घमंड करती है, हॉरिक एलमफिस, तुम्हें अपने मेंबर्स में से एक मानती है। रिक और रेनेट दोनों भी उसी पार्टी में है। इसी के साथ उसको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में और फिर बोलता है कि ठीक है, मैं लड़ूंगा, तुम सिर्फ एक एफ रैंक हो, मैं कुछ मौका दूंगी और तुम्हें मारूंगी नहीं। और ऐसा कह के वो अपना पावर का थोड़ा सा ऑरा दिखाती है उसको और एकदम से बहुत स्पीड में आती है और उसके पीछे पता नहीं कब चली जाती है। और हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो जो पूरा का पूरा गेट जो होता है वो आधे हिस्से में कट जाता है। पहले के मुकाबले में मैंने अपना स्पीड कम कर लिया है, लगता है फ्रैंक को इसमें भी दिक्कत हो रही है। क्या तुमने देखा 40 साल के आम आदमी एंजेला की तेजी की वजह से सब उसे एंजेलिका द फ्लैश बुलाते हैं। मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाली और मैं तुम पे इस बार रियल में अटैक करने वाली हूँ। फ्लिकरिंग फीट। लेकिन रिक देख रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्लो लग रही है उसके सामने। उसने इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है कि वो इतना ज्यादा तेज आ रही है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा स्लो दिख रही होती है। वो बच गया, ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी पूरी की पूरी मूवी पढ़ ली। लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है, सिर्फ कुछ ही पहले दर्जे के नाइट्स हैं जो कि मेरे स्पीड्स का कोई पलटवार दे सकते हैं। अगर तुम इत्तेफाक से एक बार बच गए तो तुम बार बार नहीं बचने वाले, दूसरी बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। फ्लिकरिंग फीट। ये सच में स्लो है। ये एक नाइट 2nd क्लास में है। क्या वो अमीर होने के कारण आई है या फिर ये हो सकता है कि मैं ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। तभी हम देखते हैं उसका पैर एक पत्थर के नीचे आ जाता है, जिसके कारण उससे टकरा जाती है और गोल गोल घूमने लगती है, जिसको देखकर रिक भी एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है वाह, इसके पास तो कमाल की पावर है। वो उसको बहुत मुश्किल से ही डॉज करता है, पर वो एक दीवार में टकराने वाली होती है, तभी उसमें एक तलवार डाल देती है और रिक को लग रहा होता है कि ये तो इसका बहुत ही तगड़ा पावर था, मैं तो इसके सामने मुश्किल से ही बच पाया हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये मेरा घमंड है, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। एंजेलिका अपने मन में ही सोच रही होती है कि भाई मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से फिसल गई थी, मैं बहुत ही मुश्किल से बची हूँ भाई, अगर इसको पता चल जाता तो फिर तो मेरा बेइज्जती हो जाता इन लोगों के सामने। और वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो उसका कोई खास मूव है। ये मेरा अगला फ्लिकरिंग फीट अटैक है, ये मैं बस 3 ही बार यूज कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज्यादा स्पीड देता है और ताकत देता है। और वो ऐसा करके वो अपना ऑरा रिलीज करती है और उस पर अटैक कर देती है। फ्लिकरिंग फीट 1000। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो पहले के ज्यादा काफी तेज हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा धीमी लग रही है मुझे तो। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं लापरवाह नहीं हो सकता, शायद से वो फिर से अपना वाला वो स्पेशल मूव ट्राई कर ले। ये भी उसने डॉज कर लिया। ये आदमी है कौन? मैं 1000 सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, अगर मैं पहली बार में कामयाब नहीं हो पाती हूँ तो मैं दूसरी बार टॉप स्पीड में लगातार अटैक करती रहूंगी। फ्लिकरिंग फीट 1000, लेकिन फिर से वो उसको डॉज कर देता है। फिर वो अपना लास्ट मूव अटैक करने जा रही थी, जिसमें वो सारा पावर अपना लगा देती है और इधर रिक भी तैयार हो गया था फाइट बैक करने के लिए। वहां पर हम लोग देखते हैं उसका पैर फिर से पत्थर से टकरा गया और वो एकदम स्लाइड करके सामने जा रही होती है रिक के। रिक को लगता है कि उसका कोई स्पेशल अटैक है, वो एकदम मुक्का लेता है और अपना उसकी तरफ मारता है, लेकिन वो बच जाती है, जिसके कारण वहां पर जो पूरा का पूरा स्टेडियम होता है वो टूट के इधर उधर बिखर जाता है, जिसको देख के एकदम वो शॉक हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर फिसलती नहीं आज तो आज मेरा काम तमाम ही हो जाता। कौन हो तुम, सच बताओ। हाँ, 2 साल पहले मैंने एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से एक एडवेंचरर बन गया हूँ। मैं सिर्फ एक एवरेज फ्रैंक एडवेंचरर हूँ। ये पंच एक नाइट सेकंड क्लास के लिए था। मुझे नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी होगी तुम्हारे सामने, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा एक नाइट को हराने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वो बोलती है मैं हार मानती हूँ, इस बार मैं तुम्हें जीतने देती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे फ्लिकरिंग फीट को डॉज किया था, इसलिए मैं तुम पे थोड़ी नरमी दिखा रही हूँ। चलो फ्रीद, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगर मुझे अच्छे से याद है तो हारने वाले को जीतने वाले का सेवक बनना होगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। तुमने यही कहा था, लेकिन मैंने कुछ विश ही नहीं की थी, तो क्या मैं तुम्हारा वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओए, अपनी सीमा को पार मत करो। फ्लिकरिंग फीट 1000। वो अपना सबसे पावरफुल वेपन यूज करके वहां से भाग जाती है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे जीत मान लो, क्या मैं जीत गया हूँ? तुम्हारे ओपोनेंट ने इसे मना कर दिया है, इसलिए तुम जीत गए हो। वैसे भी प्रैक्टिकल के रिजल्ट आने का वक्त हो गया है। ओ हाँ, सही है, मुझे लगता है कि मैं पास हो ही जाऊंगा। और ब्राउडसन, सामा और दूसरे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? शायद वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। क्या यहाँ पर हम लोगों को 3 लोगों को दिखाया जाता है, ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एलिसा बता रही होती है कि अब हम लोग सबका रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं और जिसका भी टिकट ग्लो करेगा समझो कि वो पास हो गया है और उन लोग का अब अगला मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहना होगा। यहाँ पर जो रिक है वो सोच रहा था यार मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, तभी वो उसके बगल में रेंट बैठी होती है। वो बोल रही होती है कि चलो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, और फिर बोलती है कि अगर तुम नहीं पास हुए तो फिर तुम्हारा ट्रेनिंग 3 गुना हो जाएगा, जिसको सुन के ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसका कार्ड जो है वो एकदम से ग्लो करने लगता है और वो बोल रहा था वाओ, फाइनली मैंने कर ही दिखाया। फिर वो दोनों वहां से बाहर जा रहे होते हैं, तभी रिक को एक अजीब सा गंध आता है, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वहां पर देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा रईस आदमी आता है, वो और कोई नहीं फ्रीद का बड़ा भाई होता है। हेलो मिस ब्यूटीफुल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं हाउस ऑफ डियारमुथ का सबसे बड़ा बेटा हूँ जो नॉर्थ के लैंड्स को गवर्न करता है, रास्टर डियारमुथ। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? रेनेट एल्फिड। तुम्हारा नाम भी कितना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हेलो हेलो, मैं रिक ग्लैडियल हूँ। मुझे मिडिल एज के आदमी में इंटरेस्ट नहीं है। सच तो ये है मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो गया है। तुम जानना चाहती है वो क्या है? नहीं समझा, ऑफ कोर्स तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इतना कुछ रिक से देखा नहीं जाता और फिर वो बोलने लगता है कि ये चलो साइड हटो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं चुप नहीं बैठ सकता जब कोई मेरे सामने उसे पे फ्लर्ट कर रहा हो। तुम्हारी उम्र में एक लौता ही फ्रैंक हो, प्लीज मुझसे मजाक मत करो। खैर तुम तो 25 के आसपास के हो ना, ये भी तो काफी लेट है ना? तुम दूसरों की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तुम तो बूढ़े और कमजोर हो। मैं बस 14 साल की उम्र में ही ई रैंक में प्रमोट हो गया था। मैं एक ए रैंक का हूँ और जो सेकंड मॉक बैटल होने वाला है मैं उसका एग्जामिनर हूँ। हाँ तो तुम मेरे से दूर रहो। ओ लेडी, चलो मेरे साथ आओ, चलो हम लोग डिनर करते हैं साथ में। फिर वो रिक के पास चली जाती है और बोलती कि मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखो मैं इस जेंटलमैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और वैसे भी तुम्हारा परफ्यूम का स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मेरे को सर दर्द हो रहा है। ओह ये स्मेल तुम्हारी थी? कमजोर बुढ़े, अगर मैं सेकंड मॉक बैटल में तुम्हारा एग्जामिनर हूँ तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे लेवल में फर्क। और ऐसा करके वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रिक उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने उसके सामने तुमको अपना गर्लफ्रेंड कहा। फिर वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, इससे तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके कारण मैं मुसीबत से निकल पाई इससे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रास्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था रिक पे और उसी के बारे में बस सोच रहा होता है। तभी उसके दोनों भाई बहन वहां पर आते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं आज पहले टेस्ट में एक 40 साल के बुढ़े ने हम दोनों का बुली किया और उसी 40 साल के बंदे ने मुझे सर्वेंट
प्रेसिडेंट बनाया। क्या नोबल हाउस ऑफ डियरमुथ के मेंबर्स को उसने रुलाया? यकीन नहीं होता। रुको, तुम कह रहे हो कि वो 40 का था, मतलब वो रिक था? क्या तुम्हें उस बंदे का एग्जामिन नंबर याद है? हाँ, मुझे उसका नंबर याद है। फिर ये कुछ प्लानिंग करते हैं। तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं रिक और रेनेट को, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं बात करते करते। तभी वो दोनों के सामने एक आदमी आ जाता है और बोल रहा होता है, क्या तुम ही हो रिक ग्लैडियल? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं लिंक लरॉथ हूँ, मैं तुम्हारे सेकंड टेस्ट का एग्जामिनर हूँ। तभी हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि इसका एग्जामिनर रास्टर नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। रिसेप्शनिस्ट से एडवेंचर तक जो स्विच हुआ 30 की उम्र में। हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूँ शुरू करने में, लेकिन क्या शानदार जज्बाती आदमी देखने को मिल रहा है। सच तो ये है मैंने 24 की उम्र में एडवेंचर के रूप में शुरू किया था, 30 के बाद बिजनेस में कूदना, लेकिन तुमने कुछ पावरफुल चीजें ही मन में सोची होगी। फिर रिक बोलता है कि हाँ मेरा एक सपना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? फिर वो बताता है कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, मैं 40 का उम्र का हो गया हूँ, लेकिन मैं ए रैंक तक पहुँचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। लगभग 20 साल हो गया है मुझे बी रैंक तक पहुँचने में। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे को गुड लक कह के हाथ मिलाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से ये सारा बात रास्टर सुन रहा होता है। वहाँ पर से लॉरियत जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एकदम से सीढ़ी के ऊपर रास्टर आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर देखते ही रिक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका एग्जामिनर रास्टर नहीं है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आता है और बोल रहा होता है कि हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करना है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा शेड्यूल एग्जामिनर चेंज हो गया है, लॉरियत जो है वो अभी बीमार हो गया है, इसीलिए हम लोग रास्टर को तुम्हारा एग्जामिनर बना रहे हैं। रिक ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शौक में चला जाता है। फिर रेनेट बताती है कि वो तीनों एक ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि एंजेलिका, फ्रीद और रास्टर तीनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि आसपास जितने ही बंदे टेस्ट देने के लिए आए होते हैं सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे यार अब यही देखना रह गया था। क्या तुम्हें पता है कि वो एक बेहतरीन नोबल हाउस का सबसे बड़ा बेटा है जो कि 17 की उम्र में ही ए रैंक को अचीव कर लिया था, और वो एक जीनियस है, मैन ऑफ 1000 एबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उसका दूसरा निकनेम है, एफ रैंक क्रशर। कहते हैं वो हर साल मजे लेता है, जो भी एग्जामिनर्स वहाँ पे आए होते हैं जो भी उसके नजर में आ जाते हैं। या मैं तो उसकी नजर में इतना आ गया हूँ कि मेरे अलावा उसको कोई दिखता ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। इधर हम देखते हैं कि रास्टर जो है वो अपना कुछ प्रैक्टिस या तोड़फोड़ कर रहा होता है। वहीं पर एक गार्ड आता है और वो पूछता है उसे कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरी तरफ रिक बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। तभी उसको रेनेट समझाती है कि तुम इतना टेंशन मत लो। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं, मैं मैन ऑफ द 1000 एबिलिटीज से डील करने जा रहा हूँ, जो कि एक ए रैंक है और मुझसे नफरत करता है, और मैं तो एफ रैंक का, और मैं सिर्फ 2 लेवल 1 वर्ड कंपोज का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं घर चला भी क्या तो मुझे 3 गुना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और मैं टेस्ट में फेल हो गया तो फिर भी मुझे करना पड़ेगा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी रेनेट उसे समझाने लगती है कि तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस तुम्हें पता नहीं है, तुम बस खुद के ऊपर विश्वास रखो। अगर दूसरों के शब्दों से कॉन्फिडेंस जा सकता है तो दूसरों के शब्दों से कॉन्फिडेंस आ भी सकता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम ये टेस्ट को पास करोगे और तुम फिर कोलोग को मार के हराओगे। जब से तुमने एडवेंचर बनने का फैसला किया है तब से तुम ये कर सकते हो। फिर रेनेट उससे पूछती है क्या तुम मुझ पे यकीन करते हो? तभी वो बोलता कि हाँ शुक्रिया इसके लिए, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है। तभी वहाँ पीछे से कोई मिस्टीरियस आदमी आता है एक ब्लैक कपड़े में। वो बोल रहा होता है बुढ़े। फिर वो बोलता है सॉरी सॉरी, अरे मिस्टर। हाँ मिस्टर सही रहेगा। तुम आज टेस्ट देने जा रहे हो है ना, तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ रहा है इतनी ओल्ड उम्र में, मतलब जवान उम्र में, प्लीज मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा किस्मत बताऊं। फिर वो दोनों को एक जगह पर ले आता है और फिर वो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठगने नहीं वाला, और क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है तो तुम लोगों को मुझे पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो रिक को बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेनेट देखती है कुछ मैजिक होने वाला है, उसे रोकती है, उससे पहले ही वो चला जाता है, कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर ये बंदा अपना असली रूप दिखाता है और पूरा हंसने लगता है जोर जोर से कि वाह मैं तो एक जीनियस एक्टर हूँ। तभी हम देखते हैं उस रूम का पूरा चीथड़ा उड़ जाता है और इस समय देखते हैं कि रेनेट का गुस्सा बाहर आ चुका है। वो उसे एक हाथ से उठाती है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था ना, तुमने बताओ उससे कहाँ भेजा है। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। हाँ तभी हम देखते हैं रेनेट बस अपना एक फिंगर हिलाती है जिसके उसका आँख का पूरा जो बाल होता है वो कट के नीचे गिर जाता है और पूरा का पूरा वहाँ पे हवा चलने लगता है। तुम्हारी राइट आई या तुम्हारी लेफ्ट आई, बताओ कौन सी पहले करूँ। अरे टेलीपोर्टेशन मैजिक हाई डिफिकल्टी लेवल का है, तो एक जीनियस भी उसको बस 100 मीटर के दायरे में ही कर सकता है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, क्या मैं टेस्टिंग साइड में पहुंचा हूँ। तभी वो आसपास घूर के देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आए हैं। माफ करना लेकिन तुम्हें अब कुछ वक्त के लिए सोना पड़ेगा। और ये वही बंदा है जो कि रास्टर से मिलने आया होता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम सही आदमी को पकड़ के लाए हो? किस्मत से कोई गलती तो नहीं हुआ है ना? हम डियारमथ फैमिली के पर्सनल गार्ड्स हैं। एक मिनट, क्या वो लोग? रास्टर सामा को इसमें परेशानी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे तो हम ही संभाल लेंगे। तुम टेस्ट को पार्टिसिपेट किए बिना ही फेल हो जाओगे। तुम यहाँ मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम यहाँ वक्त बर्बाद करने नहीं, हम तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। हमारी स्ट्रेंथ रफली उन लोगों की जितनी है जितनी बी रैंक की होती है, और कुछ कुछ की तो ए रैंक की भी है। ये टोटली नामुमकिन है, मैं तो गया काम से। वो सब मिल के रिक की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रिक भी पीछे जा रहा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कुछ आदमी आ गए हैं 3। रेनेट के साथ साथ ये लोग तीनों भी इसी
के दोस्त हैं या फिर तुम मास्टर भी मान सकते हो, सभी एक ही पार्टी में है। रिक तुम्हारा तो टेस्ट है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे ये लोग ना मेरे को टेस्ट से पहले रिलैक्स करने के लिए मदद कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है? फिर तो मैं भी मदद करूंगा। ओए तुम कौन हो? तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? ओए तुम इनके लीडर लगते हो, मेरी तुमसे गुजारिश है कि प्लीज पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते और वो बोल रहा होता है कि जाओ इन्हें खत्म कर दो। तभी वो वाला बंदा जो होता है वो अपना स्वॉर्ड से इसके ऊपर कस के मारता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। तुमने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक जबरदस्त सीमा तक बढ़ाया है, लेकिन तुम अपने वेपन को मजबूत बनाने में ही फेल हो गए हो। मैं इससे खुश नहीं हूँ। लेकिन वो बंदा फिर स्वॉर्ड को फेंक के अपना हाथ से ही उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ से ही रोक देते हैं उसे। इनके दो साथी भी बस ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस बंदे का हाथ पूरा डैमेज हो गया है। तभी वो बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हील कर देता हूँ। वो पता नहीं कौन सा मैजिक करते हो, ये तुरंत हील हो जाता है। तुम्हारी हाथों की मजबूती बनाने की एक्यूरेसी बुरी नहीं थी, पर तुम अनबैलेंस्ड हो। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी एक जुड़ा हुआ मांस है। एक ऑर्क जो कि सिर्फ बात नहीं कर सकता बल्कि मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे रिक, ये वही चीज है ना जिसमें तुम्हें ट्रबल में डाला था और सारा ब्लेम अब तुम्हें मिल रहा है क्या? खैर हाँ, फिर मैं इस केस को सबसे पीसफुल एंड तक ले जाऊंगा। फिर वो एक गन निकाल लेता है। मैंने इसे अभी अभी डेवलप किया है। ये है सुपर फ्लेम कैनन जूलियट रिवाइज्ड। इनपे मैजिक इन्फ्यूज स्टोन और लीड बुलेट लोडेड है। पहले हम लोग दूसरे को निपटाएंगे। हाँ चलो। तभी ये बंदा सब पे गोली चला देता है। ये काफी अच्छा बना है, मैं तो इससे इम्प्रेस हो गया। लेकिन फिर वो बोलता है क्या तुम्हें भी ये चलाना है रे? लेकिन वो बोलता है नहीं, पर ये गलत है, इतना ज्यादा मत करो, बस बहुत हुआ। अगर तुम इस बच्ची की जान प्यारी है तो हिलना मत। रुको, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? क्या तुम मरना चाहते हो? उसे छोड़ दो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये आदमी क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि वो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता है एलिसरेट सेनपाई। सच में? तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? तुम चुप रहो, मुझे दर्द हुआ। नहीं, अब सब खत्म हो गया। वहाँ पर हम लोग देखते कि बहुत ही ज्यादा बड़ा वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट होता है। उसने लेवल 7 के नेचर कंपोज मैजिक को सिर्फ वहाँ बोल के कास्ट कर दिया। वो सिर्फ 10 साल की उम्र की है। वो सबसे पावरफुल जीनियस वैम्पायर मेज है, द डीमन चाइल्ड ऑफ डिवास्टेशन एसिलेरे रैकून। वो आधा एल्फ और आधा ड्वार्फ है। उसकी लुक के बावजूद वो 50 साल से ज्यादा का है। उसकी टेक्निक 1000 साल से आगे है। वो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन क्राफ्टमैन है, द 1000 ईयर वर्कशॉपर मिजेट एल्डवर। और वो ऑर्क उसकी मॉन्स्ट्रस फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस मैच करती है। वो हर सपोर्ट मैजिक टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। द सेज बीस्ट, स्प्राउटमैन, एस्ट्रो, तीनों ही एस रैंक के एडवेंचरर्स हैं। इस रैंक आपका मतलब वो मॉन्स्टर जिन्होंने बैटल सेंस को लॉजिक को ही डिफाई कर दिया था। और वो एक पार्टी के मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ एस रैंकर से बनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी आइसलैंड पर, द लेजेंडरी ऑर्किल एमपी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब मैं इन्हें अपनी आंखों से देखूंगा। मैं रिटायर होने के बाद बाकी के साल शांति से जीऊंगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एसिलेरेट को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, सबको एक एक करके धूल चटा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग रेनेट और फ्रीड को देखते हैं। फ्रीड बोल रहा होता है कि आप मुझे ऐसे कितने देर तक पकड़ के रखने वाली हो मिस, जब तक रिक सामा वापस नहीं आ जाते हैं। वो वापस नहीं आने वाले, तुम मेरा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ मैंने उसे भेजा है वहाँ पर बहुत सारे हमारे गार्ड्स हैं। तभी वहाँ पर एकदम से रिक आ जाता है, जिसको देखकर फ्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और रेनेट उसे जमीन पे एकदम जोर से पटक देती है। फिर रिक उससे पूछता है कि ये दीवार हो क्या हुआ? फिर वो बोलती कि बस मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ दिया है। वो बोलता है थोड़ा सा? तुमसे कुछ कम एक्सपेक्टेड नहीं था रेनेट। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एकदम से लॉरियट आ जाता है। वो एकदम घुसी पिटी हालत में था। इसको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है रिक। लॉरियट बोल रहा होता है कि ये सब मेरे साथ रास्टर ने किया है। तभी रिक बोलता है कि आप तो बीमार थे ना। जैसा कि तुम देख सकते हो उसके अगेंस्ट मेरा कोई चांस नहीं था। रिक अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसने ये सब किया कि वो मेरा एग्जामिनर बन सके। फिर लॉरियट उससे बताता है कि ये सब करने से पहले उसने मेरे से सवाल किया था कि तुम्हारा सपना क्या है, और उसने बोला था कि मैं एक गरीब रिमोट एरिया से आता हूँ, वहाँ बच्चे जो है एडवेंचरर बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे जैसा थर्ड रेटर एक आदमी स्कूल बनाना चाहता है? अगर वो थर्ड रेटर से सीखेंगे तो वो थर्ड रेटर ही बन जाएंगे। तुम जैसे बुढ़े लोग इस दुनिया को खराब कर रहे हैं। फिर वो इसको एक मैजिक के प्रिजन में बांध के वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोल रहा था कि शायद मेरे जैसा किसी को ये सपना देखना एक बेवकूफी है। तुम्हें भी इस टेस्ट से बाहर हो जाना चाहिए रिक। मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज तुम्हारे साथ भी हो। रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी वो समझाते हुए बोलता है कम से कम ये मेरा सोचना है, किसी भी इंसान के लिए कुछ शुरू करने के वक्त से पहले मैटर नहीं करना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रास्टर जो है वो एकदम बेरहमी की तरफ से सबका एग्जाम का टेस्ट ले रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। एक बंदा तो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। तो वो आ रहा है उसकी मेहनत और पैशन को बेकार करने के लिए और टेस्ट से गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई होने के लिए। मुझे लगा था वो मजेदार होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं उसको ऐसा खतरनाक टेस्ट दूंगा जो कि उसे नर्क से भी बदतर मिलेगा। रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है रास्टर पे, और रास्टर को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है ये सब करके, और रेनेट भी ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है। अब ये लोग दोनों का बारी आ गया था फाइट का। लेकिन इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी जल्दी
कमेंट में लिखो, मैं जल्दी से जल्दी इसको लाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम तक के लिए बाय बाय।